क्वेश्चन नंबर 16, थर्ड एडजस्टमेंट देखें। बाकी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इन केस से आपने खुद करना है, ना हुआ तो फिर कल डिस्कस कर लेंगे। ड्यूरिंग द ईयर दिसंबर 2012 it was observed that machinery purchased on 1st July 11 for rupees 350 million debited to stock in trade। और यहां पर अगर देखें तो परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड। अच्छा, परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड में क्या होता है कि हम जो स्टॉक खरीदते हैं ना, वो एक्सपेंस डेबिट नहीं करते बल्कि डायरेक्ट इन्वेंट्री एसेट डेबिट कर देते हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या, अब करना था पीपीई को डेबिट, उसने किसको डेबिट कर दिया? स्टॉक। अब अगर हम इसको सही करेंगे तो जिसको डेबिट करना चाहिए था उसको डेबिट कर देंगे, और जो उसने गलत डेबिट किया है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा? पीपीई डेबिट और स्टॉक क्रेडिट 350 से। अब बोलना नहीं है, सवाल सुनना गौर से, और जिसने बोलना है तो मैंने तो ऑप्शन दी हुई है कि वो साथ लाइब्रेरी में ना इस टाइम गपशप कर रहे होते हैं सारे, तो उधर चला जाया करे, यहां वो डिस्टर्ब होगा। हाँ जी, आपके पास 350 मिलियन से आपने ऐसे डेबिट कर देना है और 350 से स्टॉक अपना क्रेडिट कर देना। अब दूसरी बात यह है कि क्या इसकी वजह से जो हमने एंट्री अभी रेक्टिफाई की है, क्या डेप्रिसिएशन के ऊपर इफेक्ट आएगा? ये नहीं, बिल्कुल आएगा। जब जब आप नॉन करंट एसेट में गलती करोगे तो आपके डेप्रिसिएशन का भी इफेक्ट आएगा। इफेक्ट मैं आपको बता देता हूं, परमानेंट के लिए आपने ये याद रखना है कि अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट हो रहा हो तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और अगर क्रेडिट हो रहा हो तो रिवर्स करते हैं। अगर आपका कोई भी नॉन करंट एसेट पीपीई डेबिट हो रहा हो तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, क्रेडिट हो रहा हो तो रिवर्स करते हैं। अब आपका पीपीई डेबिट हो रहा है, इसका मतलब है आपने डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है। कब से चार्ज करना स्टार्ट करनी है? 1 जुलाई 2011 से, और हमारा साल का एंड कौन सा है? 31 दिसंबर 2012। 31 दिसंबर 2000। तो कितना पहले तो 6 महीनों की गलती हुई, फिर उसके बाद 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो 350 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12, कितना आ गया? 2017 में 35 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, रिवर्स नहीं, चार्ज करेंगे। कितना बात गया? 315। 315 का 20% 60। तो आपने करना क्या है? 2017-11 के अंदर 35 की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और 2012 के अंदर 63 की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर ये पीरियोडिक सिस्टम होता तब एंट्री पास होती पीपीई टू परचेज, और परचेज की वजह से भी प्रॉफिट इफेक्ट होता है। परचेज की वजह से भी प्रॉफिट इफेक्ट होता है। स्टॉक क्योंकि हमारा एसेट होता है तो स्टॉक की वजह से परपेचुअल सिस्टम में प्रॉफिट इफेक्ट नहीं होता। परपेचुअल सिस्टम में स्टॉक अगर डेबिट क्रेडिट हो रहा हो, और वैसे भी आपको क्या लगता है पीपीई की वजह से हमारा प्रॉफिट इफेक्ट हो रहा होगा या नहीं? पीपीई की वजह से, जस्ट पीपीई की वजह से प्रॉफिट इफेक्ट नहीं हो रहा, उसकी डेप्रिसिएशन की वजह से हो रहा है। तो कोई भी एसओएफपी का एलिमेंट होगा उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट इफेक्ट नहीं होगा, और अगर एसओपीएल का एलिमेंट होगा तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट इफेक्ट होगा। तो अब आपका प्रॉफिट 2017 से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 35 से आपका प्रॉफिट माइनस होगा 2011 का, और 63 से आपका प्रॉफिट माइनस होगा 2012। ठीक होगी बात? खत्म हो गया सवाल। बाकी सारा ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। अच्छा, आप में मैंने बार बार एक ही दफा बात कह रहा हूं,
अभी आपने इक्विटी और आईएस 8 को 100% कंप्लीट करना है, कोई सुस्ती नहीं दिखानी, क्योंकि आपने अगर ये सोचना है ना कि अभी भी कुछ है, तो जो कुछ है उसके लिए टाइम थोड़ा है, तो ये चीजें फिर बाद में हैंडल नहीं होनी। तो अभी आप एक समरी वगैरह बनाएं बैठ के कि अच्छा ये चीजें आ गई तो हमने उसको कैसे डील करना। कोई बात नहीं समझ लग रही ना, तो घर जाकर वो सवाल 2-3 दफा कर दें, आपको वो चीज का पता चल जाएगा कि जो चीज आपको परेशान कर रही। तो ये नहीं कि हाँ परेशान, मर गया मर गया मर गया, काम नहीं करना। काम करोगे तो वो चीज ठीक होगी, काम किए बगैर नहीं होनी। सॉरी क्या कह रहे हो? जब स्टॉक खरीदते हैं पीरियोडिक में तो एंट्री पास करते हैं परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट, और परपेचुअल में कहते हैं स्टॉक डेबिट या इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट। अब ये परपेचुअल सिस्टम था तो इसलिए स्टॉक का लफ्ज लिखा। अगर ये होता पीरियोडिक सिस्टम तो यहां स्टॉक की जगह परचेज का लफ्ज आता है। स्टॉक खरीदते हैं तो परचेज डेबिट करते हैं, तो फिर परचेज हमारे एसओपीएल को अफेक्ट करता है। वो क्वेश्चन ना हमने कल या परसों करना है, क्योंकि वो पास पेपर का था 2025 का, तो कल से मैंने पास पेपर स्टार्ट करवा रहा हूं। तो फिर पास पेपर ना सीक्वेंस के हिसाब से करेंगे, 25 से स्टार्ट करेंगे, फिर जितने पास पेपर आपको गिवन है 18-17 क्वेश्चन है, उसमें 3-4 सवाल नए हैं, बाकी आपकी किताब वाले आपने सारे करने हैं, मैंने सिर्फ वही करवाने हैं जो बुक में नहीं हो। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आपको उधर पास पेपर भी मिलेगा। चलें जी, अब जरा थोड़ा सा ये क्वेश्चन को अच्छी तरह गौर से देखें। 2 सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सामने रखें अपने। अच्छा सवाल है ये, इंपॉर्टेंट भी इसके ऊपर लिखें। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि इसमें ऐसी चीजें हैं जो अच्छे सवाल के अंदर होती हैं। आप क्या देखना चाह रहे हो? चलिए जी, रिक्वायरमेंट में है स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। कैलकुलेटर आपके अपने पास होने चाहिए सबके, ताकि साथ साथ मेरी कैलकुलेशन भी आपने करनी है, कंसंट्रेशन भी चाहिए। ये इक्विटी प्लस आईएस 8 है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ड्राफ्ट पीओएल दिसंबर 2020, प्रॉफिट गिवन है आपको दोनों सालों का 13-14 का। गेन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, दोनों की बात। इंस्टॉलेशन ऑफ एन असेंबली प्लांट वाज कंप्लीटेड इन दिसंबर 2012 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹60 million. It was ready for use on 1st Feb 2013. However, depreciation for the year ended December 2013 amounting ₹4.5 million was worked out from the date of production, that is 1st April 2013. कॉमन सेंस भी इसके अंदर है सवाल के अंदर। क्या हुआ कि हमने 60 मिलियन से एक एसेट खरीदा था, उसकी डेप्रिसिएशन बस गलत चार्ज की है, प्रोडक्शन से स्टार्ट कर दिया है, हालांकि किस तरह पे स्टार्ट करनी चाहिए थी। कहते हैं इसकी वजह से किया क्या हमने, वो कहता है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर दिसंबर 2013 अमाउंटिंग ₹4.5 million वाज वर्कड आउट फ्रॉम द डेट ऑफ, मतलब आपने 4.5 की डेप्रिसिएशन फाइंड कर ली है। The additional depreciation 1 million was included in the depreciation expense for the year ended 2014 in an attempt to correct the error. सवाल पर दोबारा फोकस करें। 2013 में आपने एक डेप्रिसिएशन चार्ज की 4.5 मिलियन, जो कि गलत है, पता चल गया। हमने कहा जो गलती है ना वो हम 2014 में जाकर ठीक कर देते हैं, और वो जो डेप्रिसिएशन है वो हमने 2014 की डेप्रिसिएशन के अंदर 1 मिलियन जाकर ऐड कर दिया। तो गलती क्या 4.5 मिलियन है या 1 मिलियन है? गलती 1 मिलियन की है। पता चला इस बात का?
4.5 मिलियन से वो चार्ज कर चुका है। बाद में कहता है कि अच्छा यार डेप्शन ज्यादा चार्ज हो गई है 1 मिलियन, वो हाँ उसने जाकर ऐड कर दी 2014 की डेप्रिसिएशन में। मतलब 2013 तो गलत था ही था, 14 में गलत कर। अब हमने तो प्रॉफिट ठीक करना। इसका मतलब है 2013 की डेप्रिसिएशन के अंदर 1 मिलियन एक्स्ट्रा है या कम है डेप्रिसिएशन का? 13 में कम है या ज्यादा है? कम है। देखिए 14 में वो क्यों ऐड कर रहे हैं? उसने 2013 में कम डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, इसलिए उसने कहा कि अच्छा यार वो तो पिछली गलती होगी 2014 में ऐड कर दी। इसका मतलब है 2014 की डेप्रिसिएशन अब गलती से 1 मिलियन से ज्यादा है, और 2013 में वो डेप्रिसिएशन 1 मिलियन से कम है। अब हमने क्या करना है, 2013 को सही करने के लिए 1 मिलियन की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे या रिवर्स कर देंगे? 1 मिलियन से डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट का क्या करेंगे? प्रॉफिट कम कर देंगे। किस साल का? 2013 का। और 2014 में उसने डेप्रिसिएशन जाकर ऐड कर दी थी, हालांकि करनी नहीं थी, तो रिवर्स करेंगे। मतलब डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ा देंगे। इसका मतलब है 2014 का प्रॉफिट में जाकर 1 मिलियन ऐड कर देंगे। हालांकि ये डेप्रिसिएशन थी ही नहीं, उसने जो एरर आ रहा था ना, वो कहता है कि जो डेप्रिसिएशन, वो कहता है 4.5 मिलियन वर्कआउट की। द एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ ₹1 मिलियन वाज इंक्लूडेड इन द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2014। कहता जो एक्स्ट्रा आनी थी ना डेप्रिसिएशन, उसने जाकर 2014 की डेप्रिसिएशन के अंदर ऐड कर दी, तो वहां से रिवर्स कर देंगे। बाकी ये पूरा सवाल स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का पूरा। आगे देखते हैं जरा। 1113 आपका शेयर कैपिटल कितना है? 200 का। रिटेन अर्निंग 145, रीवैल्यूएशन सरप्लस बिल्डिंग का 20, 30 नवंबर 14 25% राइट शेयर इश्यूज एट द रेट ऑफ 120 पर शेयर। कैश एंड फाइनल डिविडेंड का डाटा उसने दे दिया। मैं टिक क्रॉस कर देता हूं जो हमने कंसीडर करनी है, और जो हमने कंसीडर हमारा साल क्या है 2014 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव, मतलब 2014 भी और 2013 भी। दिसंबर 2012 के अंदर जरा देखिएगा, यहां लिखा हुआ है बोनस फाइनल डिविडेंड। 2012 का फाइनल डिविडेंड किस साल रिकॉर्ड होगा? 2013 में, और वो हमने करना है। उसके बाद 2012 का इंटरिम डिविडेंड 2012 में होना चाहिए था, हमारा साल 13 और 14, ये पता चला। पे 2013 पे आए। 2013 में इंटरिम डिविडेंड है 20%, किस में रिकॉर्ड होगा? 2013 में। और कैश डिविडेंड इंटरिम है, ये भी रिकॉर्ड होगा। इंटरिम तो उसी साल रिकॉर्ड होता है जिस साल का होता है। 2014 में आ जाए, 2014 का फाइनल डिविडेंड 10% है, रिकॉर्ड ही नहीं होगा क्योंकि ये 2015 में जाना है। और इसका फाइनल कैश डिविडेंड, तो जिस पर टिक किया हुआ है ना, इसने 13 और 14 में रिकॉर्ड होना है। जिसको हमने क्रॉस कर दिया वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। आगे क्या लिखता है कि जो सिंगल स्टार है वो हाफ ईयर पे है, मतलब मिड ऑफ द ईयर। और जो डबल स्टार लिखा हुआ है अगर किसी के ऊपर, तो वो है नॉट एंटाइटल्ड टू कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन द सेम डे। मतलब यहां पर उसने कहा, इसके ऊपर उसने डबल स्टार लिखा हुआ है और लिखा हुआ है नॉट एंटाइटल्ड टू कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन द। इसका मतलब यह है कि जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया ना उसी दिन नहीं देना, ठहर के दे देना। फिर वो कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना। अगर कम्युलेटिव है तो चाहे डिक्लेयर हो या ना हो तो रिकॉर्ड करते हैं, और जो नॉन कम्युलेटिव है जब तक डिक्लेयर नहीं हो तब तक रिकॉर्ड नहीं करते। चलें जी, इसके अंदर अगर पूरा सवाल, सबसे पहले ये हमारे ब्रॉडन पड़े हुए हैं, पिछले साल के स्टार्ट से शुरू करना है ना। क्या उससे पहले की भी कोई एरर है जिसको ब्रॉडन में ठीक करते हैं? नहीं। तो सिंपल हमारा सवाल स्टार्ट हो गया। चलें जी, ऐसे एक रफ सा मैं आइडिया दे देता हूं आपको। सबसे पहले यहां पर हमारे पास आए शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस।
शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम भी आ जाता है। उसके बाद जनरल रिजर्व है क्वेश्चन के अंदर? जनरल रिजर्व नहीं है तो रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस। टोटल मना तो नहीं किया हुआ? मना किया हुआ तो हम टोटल का कॉलम नहीं बनाए। अब सवाल पढ़ते जाओ और उसके अंदर रिकॉर्डिंग करते जाओ। और एक बात याद रखें, ये सवाल ना पासिंग मार्क्स क्लियर वहां पर होते हैं पेपर के अंदर ही, कोशिश करते रहनी है। 200 मिलियन ब्रॉडन हमारा कितना आ गया? 1113 का 200 मिलियन। रिटर्न आने का बैलेंस 145 और सरप्लस, ये बैलेंस ऑलरेडी अवेलेबल है। सबसे पहले फाइनल डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड आपके पास ये 15% बोनस, 15% बोनस। तो क्या करेंगे? 200 का 15% लिया, शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा कैश है, पुरानी बोनस है, पुरानी में कैश। अच्छा आपने बुक के हिसाब से किया, तो मैं भी बुक के हिसाब से कर रहा हूँ। अच्छा आप लोगों ने पुरानी बुक के हिसाब से किया है, अभी हम तो इसी बुक के हिसाब से करते हैं, बोनस के हिसाब से। सोल्यूशन बोनस के हिसाब से। चलिए हमने तो फिर इस किताब से वो ना जो गलतियां हुई ना, उसने कुछ गलतियां ठीक कर दी हैं, कुछ गलतियां अभी भी स्टिल है। 30 में ऐड हो जाएगा और रिटेन अर्निंग में से ओके होगी बात। उसके बाद 2013 में और कुछ हुआ, इंटरिम डिविडेंड। 2013 में इंटरिम डिविडेंड कितना है? एक 18% है और एक 20% है इंटरिम बोनस। और उसके साथ क्या लिखा हुआ है? नॉट एंटाइटल्ड टू कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन द सेम डे। क्या मतलब है इसका? वो कहता है कि जब दोनों एक ही दिन डिक्लेयर हो तो फिर पहले किसको लिखना है और बाद में किसको लिखना है। दोबारा सुने, देखिए बोनस की वजह से ना हमारे आने वाला कैश डिविडेंड ना अफेक्ट होता है, क्योंकि वो शेयर कैपिटल के अंदर ऐड होना होता है ना, और फिर इंटरिम उसके ऊपर अप्लाई होना। यहां पर क्या लिखा हुआ है? नॉट एंटाइटल्ड टू कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन द सेम डे। मतलब अगर बोनस और कैश डिविडेंड एक ही दिन डिक्लेयर हो जाएं तो आपने फिर बोनस बाद में लिखना है, कैश उस दिन वाले बोनस के ऊपर अप्लाई नहीं करना। जैसे ये आपने 30 मिलियन ऐड किया ना, इसके ऊपर इंटरिम डिविडेंड अप्लाई होगा ना, क्योंकि वो होता है अप टू द डेट। अब आप खुद ही बताएं, एक ही दिन कैश डिविडेंड भी है और बोनस डिविडेंड भी है। अगर मैं पहले बोनस लिखूंगा तो इंटरिम तो उसको ऐड करके अप्लाई हो जाएगा। और वो क्या कहना चाह रहा है कि कैश डिविडेंड सेम डे वाले पर अप्लाई नहीं करना। इसका मतलब है पहले हमें कैश डिविडेंड लिख देना चाहिए, फिर उसके बाद बोनस पे आ जाना चाहिए। या दूसरे लफ्जों में ये प्रैक्टिकली भी ये है कि इसके ऊपर आपने इंटरिम अप्लाई नहीं करना जो आपने उसी दिन अप्लाई कर रहे हो। तो चलें पहले फिर कैश डिविडेंड लिख लें। कैश डिविडेंड कितना है जी? 18% किसके ऊपर अप्लाई होगा? 230 के ऊपर। कितनी अमाउंट? 41 पॉइंट। फिर बोनस है, बोनस 20% है, तो कितना? 230 का 20% 46 यहां ऐड हो जाएगा, यहां से 46 माइनस। डिविडेंड वाले मामले सारे क्लियर हो गए। ओके होगी बात। उसके बाद यहां पर एक राइट शेयर वाला मामला है, ये 2014 के अंदर है, अभी हम 13 के अंदर घूम रहे हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 50। प्रॉफिट 50। अगर वो जो डेप्रिसिएशन उसने तो जो गलत इसके अंदर ऐड की होगी ना, कितनी गलत ऐड की हुई है? 1। बताएं उसने कम डेप्रिसिएशन चार्ज की थी या ज्यादा? कम चार्ज की थी। और अब हम डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो क्या करेंगे इसमें से?
कितनी अमाउंट से? कितनी अमाउंट आ गई? उसके बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस है कोई? रिवैल्यूएशन से रिवैल्यूएशन लॉस से क्या होगा? हमारा पहले सरप्लस पड़ा हुआ है, इस साल हमारा 5 का रिवैल्यूएशन लॉस आया तो क्या हुआ होगा? एडजस्ट हुआ होगा, हमारा ओसीआई डेबिट हो जाएगा कितनी अमाउंट से, और पीपीई क्रेडिट हो जाएगा 5, क्योंकि पहले हमारा सरप्लस पड़ा हुआ है। पहली दफा लॉस आया ना तो उसका कुछ नहीं करते ओसीआई के कॉलम में, लेकिन पहले हमारे पास ओसीआई पड़ा हुआ है और लॉस 5 आया तो 5 लॉस उसके अंदर फॉर द ईयर, क्योंकि ये सारी चीजें किस में आ रही हैं? फॉर द ईयर के अंदर आ रही। तो क्या करेंगे? एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। कितने से? 5 से हमारा सरप्लस पहले से कम हो जाएगा। तो फिर ये लॉस हमारा एसओपीएल में एडजस्ट होना था, फिर हमारा प्रॉफिट कम होता। सरप्लस जब तक पड़ा हो ना तो आपको पता है लॉस लॉस में नहीं आता, सरप्लस ही एडजस्ट होता रहता। एक्सेस डेप्रिसिएशन, अगर पहले तो लॉस पड़ा ही नहीं होता है ना, लॉस का बैलेंस नहीं होता, सरप्लस का बैलेंस होता है। वो पड़ा होता है बुक्स में वर्किंग के लिए, लेकिन वो सारा एसओपीएल के अंदर एडजस्ट हो चुका होता है। फिर वो सरप्लस को छेड़ेगा, एसओपीएल को नहीं छेड़ा, वो उसी साल सारा एडजस्ट हो जाता है। एक्सेस डेप्रिसिएशन कितनी है? 2 पॉइंट ओसीआई 2 पॉइंट सरप्लस में से माइनस हो गया, ये हमारा 2000 रीस्टेट, वो तो पिछले साल के साथ हमने लिखना ही लिखना। कितनी वैल्यू आ गई जनाब? बैलेंस एट दिसंबर है जून है? दिसंबर 30 276। शेयर प्रीमियम है ही नहीं, 80.9 12. अब अगला साल स्टार्ट हो गया, सबसे पहले क्या सोचना है? क्या अगले साल कोई फाइनल डिविडेंड है या बताएं? है अगले साल फाइनल डिविडेंड? नहीं। फिर आगे चले, अब जरा सुनिए, फाइनल डिविडेंड लिखने के बाद डेट के साथ, डेट के सीक्वेंस के साथ काम शुरू करना है। आए जरा, यहां पर ये हमारा गलती प्रॉफिट में ठीक होनी है, प्रॉफिट को वैसे ही हमने इक्विटी के अंदर एंड पे लिखना होता है। क्या 2014 के अंदर कोई डिविडेंड एडजस्ट होने वाला है? फाइनल है। राइट शेयर इशू कितने की है? 25%। किस रेट के ऊपर? 120, और रेट क्या चल रहा है? 100 रुपए। राइट शेयर जी, हाँ इंटरम है, इंटरम है ही नहीं। जो 2014 है ना, ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल है, ये कोई और मसला है। बुक नहीं है आपके पास? बुक लाया करो। राइट शेयर कैसे? राइट शेयर का तरीका कौन बताएगा? अहमद। राइट शेयर को लेने का क्या तरीका होता है? नॉर्मल जो तरीका क्वेश्चंस के अंदर होता है, 276 डिवाइडेड बाय 100। पहले नंबर ऑफ शेयर 2.100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल, और 25% है, मल्टीप्लाइड बाय 20, 0.679 69 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो, और मल्टीप्लाइड बाय 20 करेंगे तो शेयर प्रीमियम। तो ये कितना आ गया? 69, 13.8 हो गया बोनस। यस, प्रॉफिट। हाँ जी, कितने का प्रॉफिट है? 78। ओए बुजुर्गो, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, बोला ना करो, फोकस किया करो।
78 तो गलत प्रॉफिट है, यस सर, इसके अंदर डेप्शन भी तो रिवर्स करनी है। 1 मिलियन 79 रीवैल्यूएशन सरप्लस 12 से, एक्सेस डेप्रिसिएशन 1.5 उसी रिटेलर में से माइनस होता यहां से माइनस, और यहां है। जो भी इसका बैलेंस है वो आपका जवाब। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके ऊपर मजीद डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि ये सवाल के मैं तो समझ रहा था कि ये अच्छे वाला सवाल है, अच्छे वाला सवाल तो ये नहीं है। जी हाँ जी, अगर पहले लॉस पड़ा हुआ है एक्सपोजर 10, अब आ गया 15 का OCI, तो सबसे पहले हमने पिछला 10 रिवर्स करते हैं SOPL के नाम से। इसका मतलब है ये SOPL में जाकर प्लस हो जाएगा, और फिर 5 से लिखेंगे OCI। ठीक है, तो 10 जाकर SOPL में ऐड कर देंगे और 5 जाकर रिवैल्यूएशन सरप्लस में लिखेंगे। एज यानी एक्सट्रैक्ट के अंदर वो एडजस्टमेंट में पड़ा होगा, वैसे कहीं नजर नहीं आता। जी ना, SOCI के एक्सट्रैक्ट में तब लिखते हैं जब प्रॉफिट पड़ा हो। SOPL में ये जाएगा इनकम, रिवर्सल ऑफ लॉस। जी मैंने कहा कि रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट के नाम से आएगा, रिवर्सल लॉस के नाम से। ये SOFP में नहीं पड़ा होता। क्वेश्चन नंबर 18 चले जी, जिसको बातें आ रही है ना वो 10 मिनट के लिए बोलेगा नहीं, एक ही दफा इकट्ठी बातें निकालने का, बाद में बाहर जाके या इधर बैठ के जाना साथ। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, तो फुल कंसंट्रेशन के साथ। ये जगह जगह, ये क्वेश्चन नंबर 17 पर मैंने एम इंपोर्टेंट लिख दिया था, वो ये था सवाल बेसिकली। हाँ जी बता दो। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी along with comparative column for total is not required। समझोगे हमारा IAS 8 के अच्छे सवालों में से एक अच्छा सवाल है, और बाकी 2 सवाल और अच्छे हैं। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व 1 जनवरी, ये डेट बड़े ध्यान से देखते हैं, मतलब ये भी 1 जनवरी 2020 है और ये 1 जनवरी 2021 है। आपके पास शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है 10 रुपए के हिसाब से, रिटेन अर्निंग और रीवैल्यूएशन सरप्लस। उसके बाद आपके पास ऊपर डाटा पड़ा हुआ है नेट प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब यहां पर सरप्लस हमारा एक तरह का रिवर्स हो रहा है और यहां पर सरप्लस डायरेक्ट ही क्रेडिट हो रहा है। ट्रांसफर टू इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 28, 26 और 30। 1 Feb 21 बोनस इशू 10% मेड एज फाइनल डिविडेंड फॉर 2020, रिकॉर्ड केस में हो जाएगा 2021 में। 15 मई 21 राइट शेयर इशू कर दिए फॉर ₹20 पर शेयर। राइट शेयर वर इशूड प्रोपोर्शन 1 राइट शेयर फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, कॉस्ट 0.5 पर शेयर, 0.5 पर शेयर। 1 May 22 property plant and equipment was disposed at its carrying value, an amount 75 million was remaining in the surplus in respect of this item's previous revaluation। क्या करेंगे सरप्लस का? सारे का सारा रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर कर देंगे। 1 जुलाई 2022, मतलब ये भी 2022 का है। हम लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं, यहां तक था 2021, अब आ गया 2022। 50 million irredeemable preference shares having par value 10 each were issued for rupees
ये इसका कॉलम हम अलग से बनाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का, इररिडीमेबल का, लेकिन इसको डील बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे इक्विटी को डील करते हैं। दूसरी बात, अगर रिडीमेबल हुआ तो फिर क्या करते, रिडीमेबल इक्विटी के अंदर आता ही नहीं। आगे 1 अक्टूबर 22 5% इंटरम डिविडेंड फॉर ऑल शेयर्स वाज मेड, मतलब इससे पहले चाहे पी शेयर पड़े हुए हैं चाहे ऑर्डिनरी शेयर्स पड़े हुए हैं, सबके ऊपर आपने 5% कैश डिविडेंड लेना है। पॉइंट नंबर 6, द रिवैल्यूड अमाउंट of head office building was determined 400 million at December 2021. However, revaluation was not incorporated as the change in revalued amount was considered to be temporary. कहता उसने कहा ये रिवैल्यूएशन टेम्परेरी है, हम इसको कंसीडर ही नहीं करते। The head office building had a carrying value 350 million. हेड ऑफिस की अपनी जो वैल्यू थी तब थी 350 मिलियन, उसकी रीवैल्यूड अमाउंट थी 400 मिलियन, और उसने इसको कंसीडर नहीं, स्टैंडर्ड में कहीं नहीं लिखा हुआ कि सरप्लस टेम्परेरी हो तो आपने नहीं लेना, बल्कि सरप्लस होता है टेम्परेरी है, अगले साल हो सकता है लॉस आ जाए। तो उसने एक एसेट को रीवैल्यू करना था, नहीं किया। उसके बाद ड्यूरिंग 21 द रिमेनिंग लाइफ इज 10 years. Revaluation loss 24 million was recorded in December 19 on its previous. अब मेन ये है कि एक तो पुराना पड़ा था लॉस 24 मिलियन का, सरप्लस आया, उसने सरप्लस रिकॉर्ड नहीं किया, और ये कब की बात है, दिसंबर 21, दिसंबर 21 में। अब इसका मतलब है क्या क्या गलती हुई होगी, पहले तो मुझे ये आइडिया दे रिलैक्स होके 2021 की डेप्रिसिएशन पे फर्क पड़ा है या नहीं। मैंने पहले भी कहा था सोच के बताना। 2021 में एक एसेट रीवैल्यू हुआ, उसने नहीं किया, क्या 2021 की डेप्रिसिएशन डिस्टर्ब हुई होगी या नहीं? मुकद्दस नहीं हुई होगी। मैंने बाद में पूछना क्यों, याद? अच्छा अभी सोच लो, खदीजा उधर सूरज बाद में धुंध आती है, पहले आ जाती है, जल्दी आया करो। खदीजा नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ मुनीब नहीं पड़ेगा। इरफान, क्योंकि ये साल के एंड पे रिवैल्यूएशन हो रही है, और जब साल के एंड पे रिवैल्यूएशन होती है डेप्रिसिएशन पहले चार्ज हो चुकी होती है। इसका मतलब है 2021 में हमारा प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं आया, बट डेप्रिसिएशन की वजह से फर्क नहीं आया। लेकिन एक और एंट्री, अब थोड़े से ना बड़े हो जाओ, एंट्री अप्रोच पे चले जाते हैं। दिसंबर 21 को एक और एंट्री तो उसने पास करनी थी। सरप्लस कितना आया? 50 का। उसने एक एंट्री पास की होगी, पीपीई डेबिट, एसओपीएल क्रेडिट 20, पहले लॉस 24 का पड़ा हुआ है जी, 18, क्योंकि 24 का लॉस आया था 19 में। 24 का लॉस क्या कब आया था? देखें, आज उसकी लाइफ 10 साल है, आज उसकी लाइफ, और आज क्या है 2021, आज क्या है 2021, आज लाइफ है 10, और ये जो 24 का लॉस पड़ा हुआ, ये कब का पड़ा हुआ है? 2019 में। इसका मतलब है तब लाइफ 10 साल थी या 12 साल थी? तो 24 को उसने 12 पे डिवाइड किया होगा, 2 से उसने उस साल जब 19 यानी 20 में जाकर उसने रिवर्स किया होगा, और 2 का फिर 21 में रिवर्स किया होगा, और जब उसने डेप्शन ली होगी तो साथ ये भी रिवर्स कर रहा होगा ना। तो 4 से तो लॉस हमारा खत्म हो चुका, बाकी बैलेंस में कितना आ रहा होगा ये पता है ना, आइए 16 ही है सारा। अगर आप यहां पर जब तब रिवैल्यूएशन हुई थी तो हमारा लॉस आ गया था 24 का। ये कब की बात है? दिसंबर 19 की। तब तो ये एडजस्टमेंट नहीं होगी क्योंकि साल का एंड था। अगला साल कब आया होगा? दिसंबर
ये 2 से कम हुआ होगा इसमें। 19 हाँ, लॉस क्या करेंगे? 200 और माइनस नहीं करेंगे, 200 का 2 से और माइनस नहीं करेंगे, 2 19 में नहीं करेंगे ना। लॉस कब आया? दिसंबर के अंदर, और दिसंबर के अंदर पहले डेप्रिसिएशन हो चुकी है। अब दिसंबर 21 में डेप्रिसिएशन हो चुकी है, 2 से मजीद ये लॉस हमारा कम होगा 21 में, क्योंकि जब डेप्रिसिएशन आई होगी तो ये 7 एडजस्टमेंट हो रही होती है। हमारे पास 20 का लॉस ऑलरेडी अवेलेबल है। हमारी ये जो एंट्री पास होगी, पीपीई हमारा डेबिट हो जाएगा। पीपी तो पूरी अमाउंट से होगा, पीपी तो पूरी अमाउंट 50 से होगा। एसओपीएल कितना क्रेडिट होगा पहले, 20 और ओसीआई 30 ये किस साल हो रहा है? 21 दिसंबर 21। ये एंट्री कब पास हो रही है? दिसंबर 21 में। इसका मतलब, और ये काम उसने नहीं किया हो। अगर हम करेंगे तो बताएं ये 20 किसको अफेक्ट कर रहे हैं? प्रॉफिट को कम कर रहा है, ज्यादा? और याद रखें, एसओपीएल का कोई एलिमेंट क्रेडिट हो रहा हो ना, ये बात सारी जिंदगी याद रख ले। एसओपीएल बजाते खुद या एसओपीएल का कोई एलिमेंट डेबिट हो रहा हो, प्रॉफिट में से माइनस होता है, क्रेडिट हो रहा हो, प्रॉफिट में प्लस होता है। ये लिख लिया करो अगर याद ही रहता तो। एसओपीएल या एसओपीएल का कोई एलिमेंट डेबिट हो रहा हो, प्रॉफिट में से कम, प्रॉफिट को कम करता है, क्रेडिट हो रहा हो, प्रॉफिट को बढ़ाता है। तो आपका 2021 का प्रॉफिट 20 मिलियन से बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने नहीं रिकॉर्ड किया हुआ। और ओसीआई भी 2021 का 30 मिलियन से बढ़ जाएगा। लेकिन इसकी वजह से एक्सेस डेप्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। डन। 2022 पे चलें। अब आगे हम 2022 पे, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ ना पहले। तो इसका मतलब इसके जो इफेक्ट्स हैं रिकॉर्ड होने की वजह से, वो भी तो प्रॉफिट में नहीं आए होंगे। तो जब हमें 2022 में जाऊंगा, 2022 में मेरे पास क्या रिकॉर्ड पड़ा होगा? उस रीवैल्यूएशन सरप्लस मेरा पड़ा होगा 30 से, ऐसा ही है। और जब मैंने उस साल की डेप्रिसिएशन ली होगी, उस साल की डेप्रिसिएशन ली होगी, क्या डेप्रिसिएशन ठीक आई होगी तब? अगले साल, एक मिनट, आपने दिसंबर को बुक वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 350, लेकिन ऑफिशियली कितनी हो चुकी है? 400। जब आप 2022 में आए होंगे तो आपने इसको 10 पे डिवाइड किया होगा, इसको भी 10 पे डिवाइड होना इसको चाहिए था। आपने डेप्रिसिएशन कितनी लिखी हुई है? ऑफिशियल कितनी होनी चाहिए? इसका मतलब है आपने 5 की डेप्रिसिएशन कम चार्ज की हुई है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन डेबिट करोगे या क्रेडिट? चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन डेबिट करोगे। अब मैं करवाता ही आपको एंट्री से, डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे तो बताओ प्रॉफिट को ये क्या करेगी? अभी मैंने आपको कह दिया है एसओपीएल या उसका कोई एलिमेंट डेबिट हो रहा हो, प्रॉफिट को कम करता है, क्रेडिट हो रहा प्रॉफिट को बढ़ाता है। तो कितनी अमाउंट? 5 मिलियन से। ये प्रॉफिट में से, किस साल के प्रॉफिट में से? 2000, क्योंकि 2021 तो खत्म हो चुका है। अब जरा आगे और एक बात सुनिएगा, इसका सरप्लस भी तो 30 का पड़ा होगा, सही वाला, सही वाला सरप्लस होना चाहिए ना। तो जब आपने अगले साल डेप्रिसिएशन ली होगी तो क्या इसको 10 पे डिवाइड नहीं किया होगा? और अगर इसको 10 पे डिवाइड किया होगा तो इसकी 3 एक्सेस डेप्रिसिएशन भी तो आई होगी, और इस एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री भी आपने नहीं पास की होगी। एंट्री क्या होती है वैसे? ओसीआई डेबिट रिटेन अर्निंग। इसका मतलब है 2022 का ओसीआई में से 3 हम माइनस कर देंगे और रिटेन अर्निंग के अंदर 3 हम प्लस कर देंगे। यहां तक बात ओके है? अब इसकी एडजस्टमेंट करें। चलें जी, अब क्वेश्चन
बाकी सारी चीजें तो वही पुरानी है, हमने वो लिखनी है। मैं सिर्फ आपको प्रॉफिट, ओसीआई और इन चीजों को दिखा देता हूं, क्योंकि टाइम आपकी लॉ की क्लास का हो गया है। अब जरा देखिएगा, आपके पास ये 2021 का नेट प्रॉफिट पड़ा हुआ है 195। यहां पर है, ये हमने 2021 की बात की, ये है 2021 की एंट्री, इसमें एसओपीएल क्रेडिट हो रहा है, तो ये आपके 2021 के प्रॉफिट में जाकर क्या हो जाएगा, और ये आपके ओसीआई के अंदर क्या हो जाएगा। ओके होगी बात। अब मैं आपको यहां से सॉल्यूशन दिखा देता हूं, क्योंकि टाइम थोड़ा है, कर लोगे, लेकिन मुझे पता है कर लोगे। यहां पर देखिएगा, ये आपका 195 प्रॉफिट है, उसमें 20 भला कौन सा ऐड हो रहा है, एसओपीएल जो क्रेडिट हुआ है। ये आपका ओसीआई 115 है, ये 30 कौन सा ऐड हो रहा है, जो ओसीआई क्रेडिट हो रहा है। बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। 2000, अब इधर सुन ले बातें, 2021 के इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन पे कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि साल के एंड पे रिवैल्यूएशन हुई है। अब अगर 2022 नेक्स्ट ईयर में जाएं, ये 285 में से 5 कौन सा माइनस हो रहा है, डेप्रिसिएशन। जो उसने डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करनी चाहिए थी ना, तो उसने कम चार्ज की। और ट्रांसफर टू इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन में 30 तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और ये 3 कौन सा ऐड हो रहा है, जो हमने ये 30 को 10 पे डिवाइड करके, ये बात समझ लग गई। ये क्वेश्चन आपने करना है, ये नहीं करना, बल्कि बुक से जितने भी क्वेश्चन, टोटल 21 क्वेश्चन है, 18वां ये सवाल था। अगला कौन सा आ गया, 19, 20 और 21, ये तीनों सवाल आपने करके आने। मैं देखूंगा कि अगर मेरे पास कोई पुरानी रिकॉर्डिंग में इसका सॉल्यूशन अवेलेबल हुआ, तो वो मैं शेयर कर दूंगा। आप सबके पास मंडे को आई कैप के पास पेपर होने चाहिए इसके, चाहे सॉफ्ट में हार्ड में, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन सबके पास ग्रुप में आ चुके हैं। तो उसमें मैंने 2025 से स्टार्ट करवाना है। इसका अगर कोई पुरानी रिकॉर्डिंग पड़ी होगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि जिसने अगर वेरीफाई करना है ना सॉल्यूशन, वो वेरीफाई कर ले। हाँ, अगर ना हुआ तो मैं करवा भी दूंगा, जो अगर आपका कोई मसला हुआ तो। अगले 1 दिन मैक्सिमम हमारा लगना है। तो क्लास पेपर सिर्फ 2 सालों के मिसिंग है, बाकी से सारी बुक्स वाली है।